नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी क्लासेस विद गणेश गोपाल गौतम। आज हम चर्चा करेंगे वीर रस के कवित्व भूषण। सृजन कक्षा 12 का पाठ नंबर 5 है और हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले वीर रस के कवित्व भूषण। इसमें कवि भूषण का कवि परिचय। कवि भूषण का जन्म हुआ 1613 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1715 ईस्वी में। ये रीतिकाल के प्रमुख श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, इनका मूल नाम घनश्याम, भूषण इनकी उपाधि थी। ध्यान रहे, इनका जो बचपन का नाम था वो घनश्याम था। भूषण इनको राजा चित्रकूट के जो सोलंकी राजा हैं रुद्र, उन्होंने इनको भूषण की उपाधि दी थी। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ, अर्थात ये दोनों दरबारों में विशेष करके रहे। यहाँ पहली जो पंक्ति है मित्रों, रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की धार बहाने वाले कवि भूषण। इस लाइन का तात्पर्य है कि जब रीतिकाल में काव्य रचना कवि कर रहे थे उस समय जो प्रधानता थी वो श्रृंगार रस की थी, लेकिन रीतिकाल में प्रमुख रूप से जो वीर रस का वर्णन किया है ऐसे एकमात्र कवि थे कौन? भूषण। इसलिए इन्हें वीर रस का रसावतार भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। कवि भूषण की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में हम सबसे पहले देखते हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, सेवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी सबसे अधिक जो प्रसिद्ध रचना रही है वो रही है शिवराज भूषण। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य दिखाई देता है। देशवासियों के लिए इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रेरणादायी मानी जाती है। इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में जो हमारे कक्षा 12 के सृजन पुस्तक में आपके पाठ्यक्रम में हैं, इसमें भूषण जी के 5 कवित्व लिए गए हैं। इन 5 कवित्वों में सबसे प्रथम जो कवित्व है उसमें शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे के जैसा लगता है, समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर शिवाजी क्रोध से उबलते हैं और रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला और उनके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। अगला जो पद है उसमें इन्होंने बताया है कि शेषनाग विधाता, यानी कि विधाता कर्ता व यमराज के दायित्वों को असल में जो पूरा करने वाले हैं वो शिवाजी हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जिस प्रकार से इंद्र का जंबासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर, श्री कृष्ण का कंस पर। और इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व है। ये इनके पाठ परिचय की बात करते हैं। इन 5 जो कवित्व हैं, इन 5 कवित्वों में जो अभी मैंने ऊपर जो बातें बताई हैं इनके बारे में इन्होंने बताया है। ध्यान रहे, कवि परिचय आपको साथ के साथ में ही याद रखना उचित रहेगा। इसके लिए साथ के साथ में एक बार फिर दोबारा मैं इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ। इस प्रश्न में आपको जो लिखना है वो मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। हो सकता है कवि परिचय आपके अब की बार भूषण का पूछ लिया जाए। देखें, महत्वपूर्ण है कवि भूषण का कवि परिचय। जन्म हुआ 1613, मृत्यु हुई 1715। इनका जन्म हुआ कहाँ? कानपुर के तिकवापुर गांव में। वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, मूल नाम घनश्याम तथा भूषण इनकी उपाधि। और कवि भूषण की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन इनमें से जो प्रसिद्ध रचना है वो शिवराज भूषण कही जाती है, जो एक अलंकार का ग्रंथ है। अलंकार
अलंकारों का इसमें वर्णन किया गया है और भूषण में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार, ओज गुण का वैशिष्ट है। बस इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो इसमें इतनी सारी आपको बातें लिखनी है जो 4 अंक का होता है। आगे चलते हैं हम। अब भूषण का जो प्रथम कवित्त है उस प्रथम कवित्त के बारे में हम चर्चा करते हैं, वीर रस के कवित्त। इसका हम एक बार सस्वर वाचन कर लेते हैं कि साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गई वरन के रलत हैं। एल फैल खेल भैल खलक में गेल गेल गजन की ठेल पेल सैल उछलत है। तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी कि थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। ये इनका प्रथम कवित्त है। इस प्रथम कवित्त में जो भूषण जी बताना चाह रहे हैं, इसका जब हम प्रसंग की बात करते हैं तो इस प्रसंग में हम लिखेंगे कि भूषण द्वारा जो कवित्त रचित जो कवित्त है, उन कवित्तों में से जिसमें शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है उनमें से ये उद्धृत है। और यह कवित्त हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन कक्षा 12 के अध्याय 5 में वर्णित है। और इस पद में भूषण जी ने शिवाजी के तेज और प्रताप का वर्णन, इसके साथ साथ शिवाजी के युद्ध का जो प्रयाण है, प्रस्थान है, उस प्रस्थान का वर्णन इस प्रथम कवित्त में किया है। अब इसका हम अनुवाद देखने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं, इसके जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों पे हम चर्चा कर लेते हैं। चतुरंग सेन, चतुरंगिनी सेना। 4 प्रकार की सेना होती है, हाथी वाली, अश्व घोड़े वाली, रथ वाली और पैदल। इसको हम बोलते हैं चतुरंगिनी सेना। अंग मीन्स अंगों में, उमंग मीन्स उत्साह, धारी मीन्स धारण करके, सरजा शिवाजी, सरजा शिवाजी की उपाधि है। शिवाजी जंग जीतन चलत है, जंग मीन्स युद्ध को जीतने के लिए चलता है। भूषण भनत, भूषण जी भनत मीन्स कहते हैं नाद बिहद नगारन के, नाद मीन्स आवाज़, बिहद मीन्स बेहद, अत्यधिक, नगारन मीन्स नगारों की आवाज़ बहुत अत्यधिक तेज रूप से सुनाई दे रही है। नदी नद मद, नदी नद मद, मद मीन्स गैबरन, गैबरन मीन्स हाथी, हाथी का मद, मद से तात्पर्य एक द्रव्य स्रावित होता है हाथी के गंड स्थल से और उसको हम मद बोलते हैं। गैवरन मीन्स हाथी के मद से के रलने से मीन्स निकलने से नदी नद, नदी नद मीन्स नदी और नाले प्रवाहित हो जाते हैं। एल फैल खेल भेल खलक में गेल गेल, एल फैल से तात्पर्य है एल फैल। यहाँ हम चर्चा करते हैं कि एल फैल को हम लेंगे भीड़, कोलाहल या चीख पुकार, इसको हम कहेंगे एल। फैल मीन्स फैलाव से हैं चारों तरफ। खेल भैल से तात्पर्य है खलबली, खलक मीन्स संसार में, गेल गेल मीन्स हर गली गली में। गजन की ठेल पेल सैल उछलत है, गज नाम है हाथी का, ठेल पेल मीन्स जो ठेल करते रहते हैं, इधर उधर टक्कर मारते रहते हैं हाथियों का समूह, उसको हम कहते हैं ठेल पेल। सैल मीन्स पहाड़, उछलत है मीन्स उखड़ते हुए दिखाई देते हैं। तारा सो तरनी, तरनी नाम है सूर्य का जो तारे के जैसा है। धूरी धारा, धूल के जो बादल सने हुए हैं, जो धूल के बादलों का समूह है, धूल के गुब्बार जो हैं, उसमें तारा सो तरनी, तरनी नाम सूर्य का जो तारे के जैसा दिखाई दे रहा है। थारा पर पारा पारावार ज्यों हलत है, यहाँ थारा से तात्पर्य है थाली, पर पारा मीन्स पारा एक धातु है, पारावार समुद्र को कहते हैं, उसकी तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। ये तो थे कठिन शब्दार्थ। अब हम इनकी चर्चा करते हैं, अनुवाद की देखते हैं। प्रथम कवित्त का अनुवाद व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले मैं बता दूं आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित्त वीर रस के कवित्त भूषण पाठ 5 से लिया गया है। इस कवित्त में भूषण जी शिवाजी की जो सेना है, विजय यात्रा एवं जो सेना है
उस सेना की विशालता एवं विजय यात्रा का वर्णन इस कवित्व में किया गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अनुवाद की। कठिन शब्द हम पहले बता ही चुके हैं, अब हम चलते हैं अनुवाद की ओर। कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। साजी मीन्स सजाकर, चतुरंग सैन मीन्स चतुरंगिनी सेना को सजाकर, अंग में अपने शरीर के अंगों में, अवयवों में, उमंग यानी उत्साह को धारण करके, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा शिवाजी की उपाधि है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, जंग जीतने को चलते हैं। दोबारा सुने। अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर, अपने अंगों में उत्साह व जोश भरकर के धारण करके सरजा शिवाजी जंग जीतने के लिए चलते हैं। अगली पंक्ति। कि भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गई वरन के रलत है। भूषण जी कहते हैं कि जैसे ही शिवाजी अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए उद्यत होते हैं तो नगारन मीन्स नगारों की जो ध्वनि है, नाद मीन्स ध्वनि, नगारों की जो ध्वनि है वो अत्यधिक जोर शोर के साथ, बेहद मीन्स बेहद जोर शोर के साथ बजती है। और युद्ध क्षेत्र में मद, नदी नद मद गए वरन के रलत है। गए वरन मीन्स हाथियों के गंड स्थल से जो एक श्राव होता है, उस श्राव को हम बोलते हैं मद। गए वरन मीन्स हाथियों के गंड स्थल से जो श्रावित मद है, वो मद इतना तेज, इतना अत्यधिक मात्रा में, रलत मीन्स बहता है, मानो नदी नाले बह रहे हो। अगली पंक्ति है। एल फैल खेल भेल खलक में गेल गेल। खलक मीन्स संसार, गेल गेल मीन्स प्रत्येक गली में। एल फैल मीन्स जो सेना है, उस सेना की चीख पुकार, आवाज़, शोरगुल, और उस सेना का विशाल फैल मीन्स फैलाव, उससे खेल भेल मीन्स खलबली मच जाती है संसार की प्रत्येक गली गली में। जो शिवाजी की विशाल सेना है, उस विशाल सेना का वर्णन करते हुए भूषण जी कह रहे हैं कि विशाल सेना के फैलाव, उसके शोर शराबे, चीख पुकार, उससे खेल भेल खलक में गेल गेल, संसार की प्रत्येक गली गली में खलबली मच जाती है। और गजन की ठेल पेल सैल उछलत है। जो युद्ध की जो सेना है, उस सेना में जो गज मीन्स हाथी, हाथियों की ठेलम ठेल, एक दूसरे को टक्कर मारना, वो इस प्रकार से लग रहा है मानो सैल मीन्स पहाड़ उछलत है, मानो पहाड़ उखड़ते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। और तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी। तारा सो तरनी, तरनी नाम है सूर्य। सूर्य ऐसा लग रहा है किसमें, धूरी धारा, जो सेना और सैनिक जा रहे हैं उनसे धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, तो उन धूल के गुब्बारों में धूरी धारा, धूल के जो गुब्बार हैं उन धूल के गुब्बारों में तारा सो तरनी, तरनी नाम सूर्य, किसके जैसा, तारा सो, तारा की तरह, तारा के जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ सासेसी आ गया, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। दोबारा समझे। जो सेना है, सेना की विशाल सेना के चलने से धूरी धारा, जो बादल है, उन बादलों में धूल के बादल उमड़ रहे हैं। उससे जो तारा है, तरनी, जो सूर्य है, वो सूर्य तारा की तरह, एक छोटे से तारे की तरह दिखाई दे रहा है। थारा पर पारा पारा वार यों हलत है। और समुद्र कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ थारा से तात्पर्य है थाली। थारा पर पारा पारा वार यों हलत है। थारा नाम है थाली, पर पारा मीन्स एक धातु, पारावार, पारावार मीन्स समुद्र यों हलत है। और समुद्र ऐसा लग रहा है मानो थाली पर या थाली में पारा मीन्स पारा नाम की कोई धातु रखी हुई हो, उसकी तरह हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि समुद्र को बताया है थाली में रखे हुए पारे की तरह, और तरनी मीन्स सूर्य को बताया है तारे की तरह। सेना विशाल है, गजों की जो ठेल पेल है वो ऐसी लग रही है जैसे
कोई पहाड़ उखड़े हुए चले आ रहे हो। ये वर्णन किया है प्रथम कवित्त का भूषण जी के द्वारा। अब इसके हम विशेष की जब बात करते हैं तो विशेष में हम इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सबसे पहली बात है वीर रस का प्रयोग है। प्रस्तुत पद में वीर रस है और ओज गुण है। मित्रों ध्यान रखें, जहां वीर रस होता है वहां ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। दूसरी एक खास बात, इसमें जो रण क्षेत्र का प्रस्थान है, सेना का जो वर्णन है, ये दृश्य बहुत ही अतिशोक्तिपूर्ण है, बड़ा चढ़ा करके किया गया वर्णन है। इसके बाद हम बात करें अनुप्रास अलंकार की, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तारा सो तरनी, यहाँ देखें आप ते ते वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसके बाद में एल फैल गेल भैल खलक, यहाँ भी लास्ट अंतिम अगर हम देखें ले ले की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। इसके साथ एल फैल गेल भैल में एक नाद सौंदर्य झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नाद सौंदर्य बहुत ही सुंदर यहाँ प्रतीत हो रहा है। इसके साथ ही हम उपमा अलंकार भी यहाँ कहेंगे। उपमा अलंकार यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, ये देखते हैं तारा सो तरनी। यहाँ तारा सो तरनी, यहाँ उपमा दी गई है किसको? सूर्य को। किसकी उपमा दी गई है? तारा की उपमा दी है। सा से सी सो सम आ जाते हैं जहाँ, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये तो थी आपके प्रथम कवित्त की बात। देखते हैं हम दूसरा कवित्त। दूसरे कवित्त में है, सबसे पहले हम इसका सैस्वर वाचन कर लेते हैं कि सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियरे, जान गैर मिसिले घुसिले गुसाधारी मन, कीनो न सलाम ने बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे, तमको ते लाल मुख शिवा को निरखी भई, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। ये था इसका आदर्श वाचन। अब हम यहाँ सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इनके कठिन शब्दार्थों की। देखते हैं, सबन के ऊपर ठाडो रही बेके जो। सब के ऊपर मीन्स सबसे ऊपर, श्रेष्ठ। ठाडो मीन्स खड़े रहने के, जोग मीन्स योग्य, ताही यानी उसको खड़ा किया, 6000 मनसब वालों के, नियरे मीन्स पास, जान गैर मिसिल, गैर मिसिल से तात्पर्य है अनुचित, गुसिले मीन्स क्रोधी, गुस्साधार मीन्स क्रोध धारण करके मन में, कीनो ना सलाम न बचन बोले सियरे, न सलाम किया और न ही ठंडे, सियरे मीन्स शीतल विनम्र वचन बोलना, भूषण भनत, भूषण जी कहते हैं, महावीर परमवीर ओजस्वी ऐश्वर्य संपन्न, महावीर शब्द यहाँ प्रयोग किया है शिवाजी के लिए। बलकन लाग्यो, बलकना उसको कहते हैं जब गुस्से में क्रोधित होकर आदमी कुछ बकता है या बोलता है गुस्से के साथ, उसको हम कहते हैं बलकना, बलकने लग गया। सारी पातशाही, पातशाही मीन्स बादशाह के उड़ाए गए जियरे, उनका मन उनका हृदय उड़ गया। तमक ते लाल, तमक मीन्स गुस्से से, लाल मुख सेवा को, निरखी मीन्स देख कर, भय मीन्स हो गए, स्याह मुख नौरंग, स्याह मुख से तात्पर्य है काला नीला, नौरंग मीन्स औरंगजेब, यहाँ नौरंग शब्द किसके लिए आया है? औरंगजेब के लिए। सिपाह मुख, और जो उनके सिपाही थे उनके मुख कैसे हो गए? पीरे मीन्स पीरे। अब चलते हैं हम इसके अनुवाद की ओर, लेकिन अनुवाद की ओर जाने से पहले हम सबसे पहले इसके प्रसंग की चर्चा कर लें। प्रसंग में हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित्त हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि भूषण के कवित्तों से लिया गया है। कवि ने औरंगजेब द्वारा शिवाजी को उचित सम्मान न दिए जाने पर उनके क्रोधित होने और औरंगजेब तथा उनके सैनिकों के हाव भाव का वर्णन इस कवित्त में किया है। अब हम चर्चा करते हैं इसके अनुवाद की। मित्रों, जैसे ही शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए तो वहाँ उनका अपमान हुआ, सम्मान नहीं किया गया, उचित सम्मान नहीं किया गया। उस पर शिवाजी क्रोधित हो जाते हैं और उसका वर्णन यहाँ भूषण जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सवन के ऊपर
जो सर्वशक्तिमान है, ऐश्वर्य संपन्न है, ओजस्वी है, वीर है, शौर्यवान है शिवाजी, वो योग्य है किसके? सबसे ऊपर ठाडों में खड़े रहने के योग्य है। सबसे ऊपर, जो सबसे श्रेष्ठ स्थान जिनका है, उसके जो योग्य हैं, ताही खरो कियो, उस शिवाजी को 6000 मनसब प्राप्त जो सरदार थे उनके पास खड़ा कर दिया। इस बात को जान गैर मिसिल, इस बात को अनुचित समझकर क्रोधी शौर्य संपन्न जो शिवाजी है उनके मन में उनको गुस्सा आ गया, अर्थात गुस्से को धारण कर लिया। और उस गुस्से के कारण कीनो ना सलाम ने वचन बोले सियरे, शिवाजी ने न तो औरंगजेब को सलाम किया और न ही विनम्रता से युक्त शीतल वचन उनसे बोले। भूषण जी कहते हैं, भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो। भूषण जी कहते हैं, भनत मिस कहते हैं, वह परमवीर महावीर योद्धा शिवाजी बल कन लाग्यो, गुस्से में बोलने लग गए। और जब उनका गुस्सा आया, उस गुस्से को देखकर सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। जो क्रोध शिवाजी के मन में छा गया, तो उसको देखकर, उस अपमान से उत्तेजित होकर शिवाजी के रौद्र रूप को देखकर जो पातशाही थे, बादशाह है, उसका जियरा मीन्स मन के अंदर भय व्याप्त हो गया। तमक ते लाल, और उस गुस्से से लाल मुख शिवा को निरखी भये। शिवाजी के उस गुस्से से लाल मुख रौद्र रूप को देखकर, निरखी भये देखकर हो गए शाह मुख नौरंग, अर्थात नौरंग मीन्स औरंगजेब का मुख कैसा हो गया? नीला या काला पड़ गया। और सिपाही मुख पियरे, और सिपाहियों का मुख कैसा हो गया? पीला हो गया। अर्थात जब शिवाजी के गुस्से को देखा तो आतंक या भय व्याप्त उनके अंदर हो गया। अब हम चर्चा करते हैं इसके विशेष की। तो विशेष में हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो विशेष में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्य में जो शिवाजी हैं उनके शौर्य और साहस और उनका जो आतंक है, उस आतंक का वर्णन किया है, जिसको देखकर शत्रु के मन में भय व्याप्त हो जाता है। इसके बाद शिवाजी का जो पराक्रम और निडर और स्वाभिमानी स्वरूप है, उसका यहाँ वर्णन किया है। अब इसमें हम चर्चा करते हैं छंद की। छंद मित्रों यहाँ वही कवित छंद है, और ओज गुण यहाँ पर है। जहाँ वीर रस है वहाँ ओज गुण है, अतः रस भी कौन सा होगा? वीर होगा। इसके बाद अगर हम अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। अनुप्रास का प्रयोग कहाँ किया गया है? गैर मिसिल गुसिले गुस्सा, गई गय का आवरण, गई गय की वर्ण की आवृत्ति यहाँ हो रही है, अतः यहाँ होगा आपका अनुप्रास अलंकार। भूषण भनत यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद हाँ यहीं पर है आपका अनुप्रास अलंकार, और अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ स्वाभाविक वर्णन हो ही रहा है। आगे चलते हैं हम, अगला जो पद्य है कवित्त है, इस पद्य की ओर देखते हैं। इस पद्य में जो तृतीय कवित्त है आपका, इस कवित्त में भी वही शिवाजी के शौर्य पर आधारित है ये भी। और इस कवित्त में शिवाजी को धरती का पालन पोषण करने वाला और यमराज से भी श्रेष्ठ और समर्थ शिवराज के रूप में इसमें वर्णन किया गया है शिवाजी का। देखते हैं, सबसे पहले इसका आदर्श वाचन करते हैं कि तेरे ही भुजानि पर भूतल को भार, कही बेको शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार कोन तामधि अमल है। साहितन सरजा समथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो कर बाल करे मलक्षण को काल, बिन काज हूत काल बदनाम धरा तलु है। इस कवित्त में भूषण जी कहना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार अनुवाद देख लेते हैं। तेरे ही भुजान मीन्स भुजाओं पर, भूतल मीन्स इस संपूर्ण पृथ्वी का, धरातल का, भार मीन्स भार है, बोझ है, वजन है।
कहिबे को शेषनाग, दिगनाग हिमाचल है। दिगनाग बोलते हैं दिशाओं के हाथियों को, हिमाचल बोलते हैं हिमालय को, शेषनाग शेषनाग जी हैं। 13 अवतार जग पोषण भरणहार, संसार का भरण पोषण करने वाला। कछु करतार, करतार यहाँ शब्द किया है विधाता के लिए। न तामधि अमल है, उसके बीच में उनका कोई अधिकार नहीं है। अमल से तात्पर्य है प्रयत्न या कार्य या अधिकार। साही तने, साही मीन्स साहजी, तने मीन्स पुत्र। सरजा समर्थ, समर्थ शिवराज, यहाँ शिवाजी को साही तने बताया गया है, साहजी का सुपुत्र। भूषण कहत जीवो, जीवो 13 ही सफल है मीन्स जीवन 13 ही सफल है। 13 करवाल, करवाल बोलते हैं यहाँ तलवार को। करे मलेच्छन, मलेच्छन यहाँ बोला है मुगलों को। बिन काज होत, बिना काम बिना कारण के ही, होत मीन्स होता है, काल मीन्स यमराज, बदनाम मीन्स बदनाम इस धरातल मीन्स धरती पर। ये थी इसके कठिन शब्द। अब हम एक एक पंक्ति का अनुवाद करते हैं। मित्रों बने रहिए पूरे वीडियो में, और आपकी कोई भी समस्या है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी बात है तो उसको आप पूछ भी सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न हैं जो माइंड में चल रहे हैं वो भी आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आगे क्या पढ़ना है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। देखते हैं इसका अनुवाद। कवि भूषण कहते हैं कि हे शाहपुत्र शिवाजी, तेरे ही भुजान पर भूतल को भार, कि तेरी जो भुजाएं हैं, तेरी जो ताकत है, तेरा जो बल है, उन भुजाओं पर ही इस भूतल का भार, इस संपूर्ण पृथ्वी का भार उठाए हुए हो, कि आप ही इस संपूर्ण भूतल को, इस पृथ्वी के भार को, बोझ को वहन कर रहे हो। आपके ऊपर ही इस संसार का पूरा बोझ है, जिम्मेदारी है। शेषनाग जी और दिशाओं के हाथी, ये हिमालय पर्वत आदि तो कहने के लिए भूधर है। शेषनाग जी, दिगनाग जी और हिमाचल जी, हिमालय पर्वत, दिशाओं के हाथी और शेषनाग, ये तो कहिबे को ही हैं भूधर, कि ये तो पृथ्वी को धारण कर रखा है। बाकी वास्तविक रूप में तो आपका जो शौर्य है और जो समर्थता है, सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के आधार पर आपने ही इस संपूर्ण संसार का, इस संपूर्ण पृथ्वी का भार या बोझ सहन कर रखा है। अर्थात आपके शौर्य से ही ये पृथ्वी चल रही है। 13 अवतार जग पोषण भरणहार, हे शिवाजी 13 अवतार मीन्स आपका अवतार किस कारण से हुआ है इस संसार में? जग पोषण भरणहार, इस संसार का भरण पोषण करने के लिए आपका अवतार इस संसार में हुआ है। अर्थात आप ही ऐसे बुरे समय में इस संपूर्ण पृथ्वी को, सृष्टि को, यहाँ के जो लोग हैं उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी को आप ही संभाल सकते हो। कछु करतार, कछु मीन्स कुछ भी, करतार मीन्स विधाता को, भगवान का। न तामद ही अमल है, अमल मीन्स उसमें कोई प्रभुत्व, कोई अधिकार नहीं है उसके बीच में। अर्थात आप ही हो, भगवान तो कहने के लिए हैं, बाकी इस संपूर्ण पृथ्वी का भार, वजन और संपूर्ण पृथ्वी के भरण पोषण की जिम्मेदारी आप पर है। शाही तने, हे शाही तने, हे शाहजी के, तने मीन्स पुत्र, सरजा ये उपाधि है शिवाजी की। समर्थ शिवराज, हे समर्थ शिवाजी, हे शाही तने, शाहजी के सुपुत्र, सरजा समर्थ शिवराज कवि भूषण जी कहते हैं कि जीवो 13 ही सफल है, कि इस धरती पर केवल आपका ही जीवन सफल है, आपका ही जीवन श्रेष्ठ है, बाकी सबके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि सब लोगों ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। एकमात्र आप ही ऐसे हिंदू सम्राट हो जिन्होंने मुगलों का डट करके सामना किया, इसलिए आपका ही जीवन सफल है। और आगे की पंक्तियों में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि 13 करवाल, कि हे शिवाजी 13 करवाल मीन्स आपकी, करवाल मीन्स तलवार, करे मलेच्छन को काल, आपकी जो तलवार है ये मलेच्छन मीन्स मुगलों का काल के समान है, मुगलों के काल के समान है। अर्थात आपकी तलवार ही काफ़ी है इन मुगलों को नष्ट करने के लिए। बिना काज होत काल बदनाम धरातल है, ये काल मीन्स यमराज तो बिना काम ही इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर बदनाम हो रहा है। अर्थात काल को मृत्यु का देवता कहते हैं, लेकिन वो मृत्यु का देवता नहीं है, आपकी तलवार ही इन मुगलों का काल बन करके आई है। अर्थात आप ही साक्षात काल, आपकी जो तलवार है ये तलवार ही साक्षात काल का स्वरूप है। अब यहाँ हम
बात करते हैं विशेष की। विशेष में हम लिखेंगे तलवार को काल के समान बताना, शेषनाग ने धरती को अपने फनों पर धारण कर रखा है, इस पौराणिक कथा का उल्लेख करना। ये पहली पंक्ति में हम लिखते हैं। इसके बाद में अलंकारों की बात करें, सर जा, यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार की छटा कितनी सुंदर है। सर जा समथ शिवराज, से वर्ण की आवृत्ति यहाँ हो रही है, यहाँ आप अनुप्रास अलंकार कहेंगे। भूतल को भार, भुजान पर भूतल को भार, यहाँ भी आप अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। इसके बाद परिकर विनोक्ति अलंकार भी हम कहेंगे। यहाँ कवित्व छंद है, वीर रस है और ओज गुण है। ये तो सब में ही आएगा, वीर रस ओज गुण, ये हर जगह चलेगा। कवित्व छंद है, ये भी हर जगह, हर प्रत्येक कवित्व में आप ये लिख सकते हो और अलंकारों के बारे में हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो कवित्व है आपका, अगले कवित्व पर हम चर्चा करते हैं। अगला जो कवित्व है, इस कवित्व में शिवाजी को विभिन्न प्रकार की उपमाएं दी है और यह बताया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जहाँ भी अधिकार है, जहाँ भी प्रभुत्व है, वहाँ सब आपका ही है। और मालोपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए पद मैत्री बहुत ही सुंदर है। देखते हैं आदर्श वाचन। इंद्रजिमी जंभ पर बाडव सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यहाँ इस कवित्व में शिवाजी को सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, और विभिन्न प्रकार की उपमाओं का प्रयोग करते हुए इस कवित्व में शिवाजी के आतंक का वर्णन किया जा रहा है। देखते हैं सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ। इंद्रजिमी जंभ पर, जंभ एक राक्षस का नाम है, जंभासुर, जिसका वध किया था इंद्रदेव ने, उसको कहा है यहाँ जंभ पर। बाड़व जो अम्ब पर, अम्ब नाम होता है जल का, समुद्र का, और बाड़ो मीन्स बड़वाग्नि, जो जल की अग्नि होती है। ध्यान रखें, कभी कभी एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द की जब बात होती है तो वहाँ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बाड़व से तात्पर्य है यहाँ बड़वाग्नि, अम्ब मीन्स जल पर। रावण सदम पर रघुकुल राज, बोले तो भगवान राम। पौन मीन्स हवा, वारी वाह बोलते हैं बादलों को, वारी नाम जल का वहन करने वाले, कौन, वारी वाह मीन्स बादल। शंभु मीन्स शिवजी। रतिनाह, रतिनाह बोलते हैं रति के पति को। जो सहस्रबाहु पर, सहस्रबाहु पर राम द्विजराज, परशुराम, द्विजराज मीन्स ब्राह्मणों के राम, कौन, परशुराम। दावा मीन्स दावाग्नि, ध्यान रखें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दावानल भी, जो जंगल की आग होती है उसको बोलते हैं दावानल या दावाग्नि, जो जल की आग होती है उसको बोलते हैं बाड़व या बड़वाग्नि। द्रुमदंड बोलते हैं पेड़ों को। चीता मृग झुंड पर, मृग झुंड मीन्स हिरणों के झुंड पर। भूषण बितुंड पर, जैसे मृगराज है, बितुंड बोलते हैं हाथी को और मृगराज बोलते हैं सिंह को। तेज तम अंश पर, तेज बोलते हैं प्रकाश को, तम बोलते हैं अंधेरे को। कान जिमी कंस पर, कंस पर जिस प्रकार काना का आतंक है। यो मलेच्छ वंश पर, उसी प्रकार मुगल वंश पर शेर कौन है, शिवाजी हैं। अब हम इसकी करते हैं व्याख्या। प्रसंग हम पहले बता ही चुके हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ सबके ऊपर किस पर किसका अधिकार है, इन सब की उपमा देते हुए, वर्णन करते हुए और शिवाजी को सर्वोपरि बताने का प्रयास किया है। कवि भूषण कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र जिमी जंभ पर, जिस प्रकार इंद्र जंभासुर पर अपना आधिपत्य रखता है, बड़वाग्नि जिस प्रकार जल पर अपना आधिपत्य रखती है, रावण सदम पर और गर्व से युक्त, अभिमान से युक्त सैदंभ
गर्वित रावण पर जिस प्रकार भगवान राम का प्रभुत्व है, आधिपत्य है, आतंक है। पौन वारीवाह पर, हवा वारीवाह मीन्स बादलों पर, शिवजी रतिनाह मीन्स रति के पति पर, कामदेव पर। ज्यों सहस्रबाहु पर, सहस्रबाहु के ऊपर राम द्विजराज मीन्स परशुराम का आतंक है। दावा द्रुमदंड पर, दावाग्नि जिस प्रकार से द्रुमदंड मीन्स पेड़ पौधों को जलाकर राख कर देती है। चीता मृग झुंड पर, और चीता मृग झुंड मीन्स हिरणों के समूह पर आतंक रखता है, या मृग झुंड आतंकित रहते हैं किससे? चीते से। भूषण बितुंड पर, भूषण जी कहते हैं, बितुंड कहते हैं हाथी को, जैसे हाथी पर, गज पर जैसे मृगराज का आतंक होता है। तेज तम अंश पर, और तेज मीन्स प्रकाश का आतंक होता है किस पर? तम अंश अंधेरे पर, जैसे ही प्रकाश होता है अंधेरा गायब हो जाता है। कान जिमी कंस पर, और काना मीन्स कृष्ण का आतंक किस पर है? कंस पर है। यों मलेच्छ वंश पर, ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश बोलते हैं मुगल वंश पर शेर शिवाजी का आतंक है। दोबारा समझे एक बार। कवि भूषण कहते हैं जिस प्रकार देवराज इंद्र, जिस प्रकार देवराज इंद्र का आतंक है किस पर? जंबासुर पर। बड़वाग्नि का आधिपत्य जो जल को भी जला करके रख देती है, उसका आतंक होता है जल पर, बड़वाग्नि का। जल भयभीत रहता है बड़वाग्नि से। अहंकारी रावण, सैदंभ रावण, अहंकारी रावण पर रघुकुल राज भगवान राम का आधिपत्य सर्वज्ञात है, सब लोग जानते हैं। पौन वारीवाह पर, पवन का बादल पर। शंभु रतिनाह पर, शिवाजी का रतिपति कामदेव पर। ज्यों सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है, राजा सहस्रबाहु पर ब्राह्मणों के श्रेष्ठ परशुराम का आतंक है। दावा द्रुमदंड पर, वृक्षों पर दावाग्नि का। और चीता मृग झुंड पर, चीते का हरिणों के समूह पर। भूषण बितुंड पर, भूषण जी कहते हैं बितुंड पर मीन्स हाथी पर, किसका? मृगराज बोलते हैं शेर का आतंक है। तेज तम अंश पर, और प्रकाश का अंधकार पर। तेज बोलते हैं प्रकाश को, तम बोलते हैं अंधकार को, प्रकाश का अंधकार पर। और कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार आधिपत्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार इस मुगल वंश पर भी आतंक है आपका। किसका? शेर शिवराज है, शिवजी का, शिवाजी का आतंक है, ये शेर है इनके ऊपर। अर्थात इन सब की तरह मलेच्छ वंश पर भी आपका ही आतंक छाया हुआ है। अब हम इसमें विशेष की चर्चा करते हैं। विशेष में देखिए नाद सौंदर्य बड़ा आकर्षक है। जंभ पर, अंभ पर, सदंभ पर, ऐसे जो उदाहरण हैं इससे नाद सौंदर्य झलकता है। छंद में अनुप्रास उदाहरणों की लड़ी का अलंकारिक प्रयोग है। इसके साथ उपमाओं की माला, जिसको हम कहते हैं मालोपमा, जहाँ एक साथ बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं। जैसे इंद्र जंब पर, बड़वाग्नि अंब पर, बहुत सारी उपमाएं किसको दी गई है? शेर शिवराज को। तो एक माला बना दी, इसलिए यहाँ हम मालोपमा अलंकार भी कहेंगे। वीर रस है, वीर रस है यहाँ पर। और गुण की बात करें तो ओज गुण है। ये इसका हो गया आपका विशेष। अब चलते हैं हम अंतिम पांचवा पद कि गरुड़ पर दावा, कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग चूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरुहूत को पहाड़न के कुल पर, धावा सब पंचिन के गोल पर ब्राज को, भूषण अखंड नव खंड महिमंडन में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। ये था इसका आदर्श वाचन। अब हम चर्चा करते हैं इसके कठिन शब्दों की। अंतिम पद है दोस्तों, ध्यान से सुनते रहें। यहाँ गरुड़ एक पक्षी है। दावा मीन्स अधिकार, नाग के समूह पर, सर्पों के समूह पर। दावा मीन्स अधिकार। नागजूह, नागजूह बोलते हैं हाथी को। देखें, नाग मीन्स सर्प भी होता है और नाग मीन्स हाथी भी होता है। जूह मीन्स समूह, हाथियों के झुंड पर। सिंह सिर ताज को, सिंह सिरताज होता है उनका, सर्वोपरि होता है। दावा पुरुहूत को,
दावा मीन्स वही अधिकार शब्द है। पुरहूत बोलते हैं इंद्र को। पहाड़न के कुल पर, पहाड़ों के जो वंश है उस पहाड़ों के वंश पर अधिकार है किसका? पुरहूत का। वो दावा करता है, प्रभुत्व है उसका। और दावा सब है पंछिन के गोल पर, पंछियों के गोल मीन्स झुंड, पंछिन मीन्स पक्षियों के झुंड पर बाज का प्रभुत्व होता है। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, भूषण जी कहते हैं अखंड नौखंड जो इस संपूर्ण पृथ्वी के हैं, महिमंडल मीन्स इस संपूर्ण पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी मंडल के जो 9 खंड है अखंड, उन अखंड 9 खंडों में तम पर दावा, तम मीन्स अंधेरे पर प्रभुत्व होता है। रवि किरण समाज को, रवि नाम सूर्य की किरणों के समूह का जो दावा होता है। पूर्व पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, पूर्व पश्चिम देश दक्षिण ते उत्तर लो, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इस संपूर्ण देश में जहाँ पातशाह का शासन है तहाँ दावा, वहाँ प्रभुत्व है किसका? शिवराज में शिवाजी का। ये थे इसके कठिन शब्द। अब हम इसकी करते हैं व्याख्या, ध्यान से समझेंगे। अंतिम पद है और लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको कुछ विशेष बातें भी इसमें बताऊंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी मैं बताऊंगा इसमें। यहाँ हम अब व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि भूषण के छंदों से लिया गया है। पाठ्य पुस्तक का नाम हम सृजन लिख देंगे, पाठ का नाम हम अध्याय 5 लिख देंगे। भूषण के कवित्व, वीर रस के कवित्व कवि भूषण हैं। और इस छंद में कवि आश्रयदाता काव्यनायक महाराज शिवाजी के प्रताप और दबदबे और उसके आतंक का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। ये तो हम संदर्भ और प्रसंग में लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि किसका आतंक किस पर होता है, और लास्ट में इस बात को स्वीकृति प्रदान की है, ठीक उसी प्रकार से शिवाजी का भी आतंक है मुगलों पर। ये बात इस पूरे कवित्व में बताना चाहा है। करते हैं चर्चा। क्या कह रहे हैं कि गरुड़ को दावा, पक्षीराज गरुड़ का जो आतंक होता है किस पर होता है? नाग के समूह पर। नाग मीन्स सर्प, सर्पों के समूह पर जिस प्रकार से गरुड़ का आतंक होता है, दावा होता है, प्रभुत्व होता है, भय होता है। दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, और नाग जूह मीन्स हाथियों के समूह पर। ध्यान रखें, नाग का अर्थ एक बार यहाँ आया है सर्प, और दूसरी बार नाग का अर्थ आया है यहाँ हाथी के अर्थ। हाथियों के झुंड पर सिंह सिर ताज को, सिंह मीन्स शेर का प्रभुत्व होता है, शेर का आतंक होता है। दावापुर हूत को, दावापुर हूत बोलते हैं इंद्र को। इंद्र का दावा, इंद्र का आतंक होता है पहाड़न के कूल पर, जो पर्वत हैं उन पर्वतों के वंश पर किसका दावा है? पुरहूत मीन्स इंद्र का। कहते हैं इंद्र ने पर्वतों के पंखों को काट दिया था, तो इसलिए पर्वतों के कुल पर, वंश पर अधिकार या प्रभुत्व है किसका? इंद्र का। या आतंक है किसका? इंद्र का। दावा सबे पक्षिन के गोल पर बाज को, और सभी पक्षियों का जो गोल मीन्स समूह झुंड है उस पर प्रभुत्व या आतंक होता है किसका? बाज का। भूषण जी कहते हैं अखंड नवखंड महिमंडल में, जो इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल के 9 खंड हैं, उन 9 खंडों में, अखंड 9 खंडों में दावा, तम पर दावा रवि किरण समाज को, जो अखंड 9 खंड है इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर, उसमें जहाँ पर भी तम है, अंधेरा है, अंधकार है, उन सब पर प्रभुत्व होता है रवि किरण समाज को, सूर्य की किरणों का प्रभुत्व होता है, आतंक होता है। जैसे ही सूर्य की किरणें उगती है तो संपूर्ण 9 खंड, संपूर्ण पृथ्वी के अखंड जो 9 खंड है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी लोक पर जहाँ भी अंधेरा होता है वो अंधेरा भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, पूरब से पश्चिम तक, दक्षिण ते उत्तर लो और उत्तर से दक्षिण तक इस देश में, इस राष्ट्र में जहाँ पातशाही, जहाँ जहाँ पातशाही मीन्स औरंगजेब या बादशाह का शासन है, तहाँ दावा शिवराज को, वहाँ पर शिवाजी का प्रभुत्व है, वहाँ पर शिवाजी का
आतंक है। अर्थात जितने भी जो सीमाएं हैं, राज्य है बादशाह का, वहाँ पर सब जगह पर प्रभुत्व हो गया किसका? शिवाजी का। अब हम इसकी विशेष की बात करते हैं। विशेष पर हम सबसे पहले लिखेंगे शिवाजी महाराज के प्रताप और शत्रुओं पर छाए उनके आतंक का ओजपूर्ण भाषा में वर्णन किया गया है। अखंड नवखंड महिमंडल में, यहाँ खंड खंड शब्द आ रहा है, महिमंडल आ रहा है 2 बार, अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। और ऊपर से लेकर नीचे तक एक उपमा की एक माला सी बना दी गई है इसमें भी, इसलिए यहाँ मालोपमा अलंकार भी हम कहेंगे। जहाँ उपमा की बहुत सारी उपमाएं दी जाती है, वहाँ होता है मालोपमा। और छंद कवित्त छंद है, रस वीर रस है, गुण ओज गुण है, और भाषा प्रसंग और भावों के अनुकूल है। तो ये तो थी दोस्तों आपकी व्याख्या। अब हम चर्चा करते हैं कि इसमें से, इस पाठ में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है। देखिए, अब की बार ध्यान से सुने, पूरा वीडियो सुने, आप बीच में नहीं जाए कहीं भी। इस प्रश्न में से अब की बार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो एक ये है, कवि परिचय। ध्यान रखें आप, कवि परिचय का, कवि परिचय आ सकता है अब की बार, और अब की बार इसमें से व्याख्या भी आ सकती है। इसमें से 3 प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं। या तो आपकी व्याख्या आएगी, व्याख्या अगर नहीं आई तो कवि परिचय जरूर आएगा, और अगर ये दोनों ही नहीं आए तो इसमें से एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रश्न इसमें से जरूर आपसे पूछा जाएगा। और वो प्रश्न है, पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को पूछा आपसे जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके छोटे छोटे प्रश्नोत्तरों की। भनत से तात्पर्य क्या है? कहना। कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है? कवि ने किसकी भुजाओं पर पूरी धरती का भार माना है? शिवाजी की भुजाओं पर। भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है? ये मैं शुरू से ही प्रत्येक पद में आपको कवित्व में बताता आ रहा हूँ कि वीर तो रस है और ओज गुण है, ये ध्यान रखें आप। कवि भूषण की 2 रचना, प्रसिद्ध दो रचना है, शिवराज भूषण और शिवा बावनी, ये 2 रचनाएं आप लिख सकते हो। भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है? सूर्य की किरणों का, रवि किरण समाज का। सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी? परशुराम ने। वितुंड पर किसका अधिकार होता है? शेर का होता है। अब आगे चलते हैं हम। ये पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। इसमें आपको थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए कि इन्होंने रीतिकाल के युग में भी एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस को चुना और वीर रस पर कविताएं की, जबकि संपूर्ण कवि समाज रीतिकाल में श्रृंगार पर कविताएं लिख रहा था। इन्होंने जो राजाओं का आश्रय पसंद किया, वो राजा भी एक राष्ट्रवादी और वीरता से युक्त गुणों से युक्त थे। छत्रसाल और शिवाजी, उन दोनों का ही आश्रय धारण किया और वीरता से युक्त शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, शिवराज भूषण ऐसे ग्रंथों की रचना की। राष्ट्रीयता का भाव इनके अंदर था और इनसे संबंधित 1-2 पंक्ति भी, आप ये निबंधात्मक प्रश्न हैं तो इनसे संबंधित भूषण की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को भी आप लिख सकते हो। इन्होंने लिखा कि मैं किसको बखान करूं, या तो बखानूं छत्रसाल को या बखानूं शिवाजी को। एकमात्र 2 ही ऐसे राजा हैं जिनका मैं वर्णन कर सकता हूं, जो मेरे योग्य है, मेरी कविता के योग्य है। इस प्रकार के वीर रसों से युक्त इनके भाव और विचार थे। इनका वर्णन करते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगर मेरी बात और मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करें। आपको जो भी समस्या है तो उसको आप लिखें और एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट में लिखें। शिवाजी को भूषण की उपाधि किसने दी थी? प्लीज़ बताएं, ऐसा कौन सा राजा था जिसने इनको भूषण की उपाधि दी थी, जबकि इनका नाम बचपन का घनश्याम था। अब मित्रों, विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ अगले पाठ के साथ, अगली व्याख्या के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।